नमस्कार, मैं हूं ए.के. शुक्ला और आप इस समय हैं खबर फॉर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। एक युवा जो पुलिस की तैयारी करता है, जो आईपीएस की तैयारी करता है, जब वो तैयारी करता है तो उसके मन में सिर्फ यही रहता है कि भाई हमारे कंधों पर चमकते सितारे होंगे, अशोक का स्तंभ होगा, एक अलग रोब होगा, एक अलग ताकत होगी। लेकिन उस ताकत के पीछे इतनी कमज़ोरियाँ उनके पास रहती हैं, वो उनको सर्विस में आने के बाद पता लगता है। आलोचना होती रहती है, उनके पास आलोचना सुनने और लोगों की मदद करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। कहीं न कहीं कदम-कदम पर उन्हें समझौता करना पड़ता है और ये चीज़ ट्रेनिंग में किसी भी आईपीएस को, किसी भी पुलिसकर्मी को शायद इतनी गहनता से नहीं बताई जाती जितनी वास्तविकता ग्राउंड पर जाने के बाद होती है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर, लोगों की शिकायतों से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आ जाएँ सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक श्री सौमेन वर्मा जी। वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे खबर फॉर इंडिया पर। अगले आधे घंटे के लिए आप हमारी कस्टडी में रहेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, हमारा तो बैनर बहुत छोटा है, तो हम तो कड़वे सवाल पूछते हैं, तो कड़वे सवालों का आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल। क्योंकि हम जो सवाल कहेंगे वो कहीं न कहीं जनता से होगा और जनता में आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। कुछ विचलित करने वाले भी सवाल होंगे और वो जो आपका जवाब होगा, हो सकता है आने वाले समय में जब उनके साथ कुछ गलत हो, खास करके आपके ज़िले में, तो वही आपके अधिकारी को दिखाएंगे साहब ने ये बयान दिया था। ऐसे सवाल होंगे हमारे। जी बताइए। सबसे पहले ये पूछना है कि जब आप आईपीएस बने थे, उससे पहले क्या सिचुएशन थे और वर्दी पहनने के बाद जब आप ग्राउंड में उतरे तो सिचुएशन कितने उलट थे? ट्रेनिंग और ग्राउंड में कितना अंतर है? जो ट्रेनिंग होता है वो एक लर्निंग फेस होता है, वहाँ पे तरह तरीके की चीज़ें सिखाई जाती है और हमारी ट्रेनिंग मोस्टली नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होता है। वो शायद विश्व के सब वन ऑफ द टॉप मोस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉर एनी पुलिस ऑफिसर और उसमें हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जैसे मैं पहले ही बताया, हम सब जानते हैं जो ट्रेनिंग इन्वायरमेंट होता है वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पे हमेशा मेंटर्स, सीनियर्स, गाइड्स रहते हैं जो हर कदम पे हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, मदद करते हैं, सिखाते हैं। और जो एक व्यक्ति सीखता है उस ट्रेनिंग पीरियड में, उसको ले आके जब वो फील्ड में एक्चुअली उसको काम करना शुरू करना पड़ता है तो उस ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है बहुत ज़्यादा, चाहे वो फिज़िकल फिटनेस हो, चाहे वो लॉ की नॉलेज हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशंस के नॉलेज हो, चाहे फोरेंसिक्स के नॉलेज हो, क्या वो पब्लिक हैंडलिंग की नॉलेज हो। इस तरीके से उस ट्रेनिंग के जो सीखते हैं उसी का इस्तेमाल वो जो फील्ड है उसमें करते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैं बताया कि ट्रेनिंग में कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, लोगों से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं वो काफ़ी और अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ इश्यूज़ हैं जिसको एड्रेस करना पड़ता है, जो क्राइम कंट्रोल से शुरू करके लॉ एंड ऑर्डर से शुरू करके हर चीज़ से जुड़े होते हैं। ये तो आपने स्मार्ट पुलिसिंग के मल्टीपल पहलूज़ हैं। आपकी नज़र में जो मेरे हिसाब से स्मार्ट पुलिसिंग का एक मेन पॉइंट रहता है वो है यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़। फॉर एग्जांपल सीसीटीवी सर्वेलेंस से लेके, ड्रोन कैमरा से लेके, फोरेंसिक इक्विपमेंट से लेके, जितने ज़्यादा अच्छा हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वेपनरीज हो, चाहे ऑन द फील्ड हमारे पास टेस्टिंग किट्स एंड लैब्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्मार्ट पुलिसिंग। और उसके साथ साथ इनको व्यवहार करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सारे ऑफिसर्स को और जो भी टीम है उनको, ताकि इनकी प्रॉपर आउटपुट आए। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने में हेल्प करता है जल्दी से जल्दी, और ये इंश्योर करता है कि एविडेंस जो साइंटिफिक वे में कलेक्ट किया गया है वो कोर्ट में जब प्रोड्यूस हो एज ए एग्जिबिट, तो जो अपराधी है उसको ज़रूर से ज़रूर सजा मिले, दंडित हो। आप कमिश्नरी सिस्टम में भी काम कर चुके हैं और आप अब इसमें भी हैं, नॉर्मल जगहों पर भी हैं। कमिश्नरी सिस्टम में और पुलिस अधीक्षक यानी कि डीसीपी और एसीपी में, और डीसीपी और एसपी में, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो आपको बेटर कौन लगता है? क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस की, जैसे मान लीजिए ज़मीनी विवाद,
जहाँ पे इस समय आप मौजूदा समय में है ज़मीनी विवाद राजस्व का मामला है, ये डीएम और एसडीएम के अंडर आता है। कमिश्नरी सिस्टम में आपके हाथ में रहता था बहुत सारी चीज़ें, आप खुद फैसले ले सकते हैं। आप आज़ादी कहाँ पर महसूस करते हैं अच्छा, कमिश्नरी सिस्टम में या फिर जैसे नॉर्मल पुलिस अधीक्षक की भूमिका में? जहाँ तक कंपैरिजन ऑफ इन दोनों व्यवस्थाओं की है, चाहे कमिश्नर सिस्टम हो चाहे नॉर्मल एसपी शिप की पोस्टिंग्स हो डिस्ट्रिक्ट में, पहले बताना चाहूँगा दो अलग अलग व्यवस्थाएं तो अलग अलग तरीके के स्थानों के लिए है। जैसे कमिश्नर सिस्टम मोस्टली हमारी जो थिकली पॉपुलेटेड डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं उनमें लागू किया गया है, जिसमें लगातार अच्छे परिणाम दिखने को सबको मिल रहे हैं। वहाँ के लोग भी सेटिस्फाइड हैं। मैं एज ए डीसीपी भी वहाँ पे काम कर गया हूँ लखनऊ में, जो कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है। और हाँ, ये बात सही है, बहुत से ज़मीनी विवाद झगड़े हैं जिसकी हर समस्या का समाधान ना तो डीएम साहब के पास है ना तो डीसीपी के पास है। एक्चुअली इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक्चुअली दीवानी या सिविल न्यायालय डिसाइड कर सकती है। ये पावर एज पर लॉ उन्हीं में वेस्टेड है, तो उन्हीं के द्वारा ही होगी। और जहाँ तक बाकी समस्या बाकी जनपदों की बात है, यहाँ पे भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिस्टम है, पुलिस है, वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी और क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है। तो एक तरीके से देखा जाए दो अलग अलग सिस्टम है, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। पूरी व्यवस्था के एक ही फाइनल एजेंडा या लक्ष्य है, वो है आम जनताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और सहायता प्रदान करना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे होती रहती है, हर पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी को नापना भी ठीक नहीं होती। अपने ग्रामीण क्षेत्र में जिले की अगर हम बात करें, मैं किसी को बोलूँगा नहीं, किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा। अक्सर जब कोई पीड़ित जाता है थाने में, किसी भी थाने का मैं नाम नहीं लूँगा, और अगर कहते साहब हमको रिसीविंग दे दीजिए कि जो हम एप्लीकेशन है तहरीर लेकर आए, हमको इस पर रिसीविंग दे दीजिए, सो देट हमारे पास एक एविडेंस रहे कि हम आपके पास आए थे अपनी तहरीर लेकर। एफआईआर जांच की बात होती है, ये बात ठीक है वो भी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, कुछ थाना अध्यक्ष हैं ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको रिसीविंग चाहिए तो आप भारतीय पोस्ट से पोस्ट कीजिए, वही आपके रिसीविंग में काम आएगा। मतलब स्टैंप लगा करके थाने का नहीं देते, और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वादी कहता है कि हम थानेदार साहब के पास गए थे, लेकिन उसके पास ये प्रूफ नहीं होता वो बता सके कि हम थानेदार के पास गए थे। मतलब रिसीविंग एक स्टैंप लगा करके कापी पर नहीं देते। तो क्या रिसीविंग लेना एक आम आदमी का अधिकार है? सब मैं पहले भी आपका जो अर्लियर सवाल था स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में, मैं तभी बोला था कि अगर अब स्मार्ट पुलिसिंग चाहिए तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उसके इंट्रोडक्शन सिस्टम में बहुत आवश्यक है, जो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, शासन के द्वारा। इसी जो एप्लीकेशन देने की बात हुई है, अगर आप देखेंगे, आप मेरे ऑफिस में भी बैठे हुए होंगे, मेरे यहाँ पे एप्लीकेशन में मैं कोई रिसीविंग नहीं दे रहा हूँ। तो आप बोलेंगे क्या अधिकार है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमारा लहजा ये था। तो मैं इसीलिए रिसीविंग को टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में ले आया हूँ। यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उसमें दो चीज़ इंश्योर करवाया जाता है, जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ हो, और दूसरी उसका एप्लीकेशन डायरेक्टली हमारे इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम IGRS जिसको बोलते हैं, उसमें डायरेक्टली अपलोड कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास एप्लीकेंट आए हैं ये अपना एप्लीकेशन भी IGRS में देख पाएंगे, और फ्यूचर में उस एप्लीकेशन में क्या रिपोर्ट लगी और क्या एक्शन रहा, ये दोनों भी उसी IGRS पोर्टल में उनको दिख जाएगा, ताकि ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो कंटिन्यूसली बनी रहे। इसी के साथ साथ मेरे द्वारा सभी थाने को निर्देशित कर दिया गया है, सारे CO साहब को निर्देशित कर दिया गया है, पर्टिकुलर थाने पे जहाँ भी फैसिलिटी अवेलेबल है, इंटरनेट वगैरह अवेलेबल है, वहाँ पे बोला है कि हर जो व्यक्ति एप्लीकेशन लेके आएगा उस एप्लीकेशन का जो IGRS पोर्टल है उसमें तत्काल अपलोड कर दिया जाए। तो मेरे हिसाब से फिर तो रिसीविंग वाली सवाल का कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन अक्सर मैं, जैसे आपने बताया कि इसको हमने किया है, हमारा ये कहना है कि अगर जैसे आप कर रहे हैं, निचले स्तर के वो भी करने लगे, तो मुझे लगता है कि आप तक एक फरियादी को आने की आवश्यकता ही नहीं। मेरा ये कहना है। ये बयान सर आपका बहुत ही अहम है आम जनता के लिए।
तो ये सारे एप्लीकेशन सारे ऑनलाइन होते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप जब एप्लीकेशन तहरीर लेकर जाएंगे सामने, तो उसको आप सीधा IGRS पोर्टल पे उसको संबंधित थाने की पुलिस थाना अध्यक्ष उसको अपलोड कर देते हैं। और अगर मान लीजिए अपलोड नहीं करेंगे इन्हीं कारणों से, क्योंकि मैं तो देखिए हम आपके समर्थक भी हैं और आलोचक भी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम भाई आलोचना करने में पीछे नहीं हटेंगे, हम आन के बराबर बोल रहे हैं इस चीज़ को। हाँ बिल्कुल। अब अगर बाई चांस किसी कारण से कोई जगह पे ये अपलोड नहीं होता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो समझ में ठीक आती है, हैं। तो सीनियर ऑफिसर्स हैं। हाँ एंड लास्टली जो SP ऑफिस है, हम हिंदी ऑफिस बोलते हैं इसको, जी। हिंदी ऑफिस जो हमारी है SP का ऑफिस है, वहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल ये करवाया जाएगा। नहीं, आप और क्या, ये हमने नोटिस किया इस चीज़ को, हमने भी इस चीज़ को नोटिस किया। अब हर चीज़ एक्शन ले रहे हैं। हमारा कहना ये है कि अगर नीचे से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके लिए बाकायदे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको बाकायदे ट्रेनिंग किया करवाया जा रहा है, बाकायदा गाइड किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि ये हो। एक और शिकायत और बिल्कुल होगी। आम जन की शिकायतें हैं, आम जन की, मतलब ये मेरे नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लोगों का समझ कीजिए, किसी के मोबाइल छीन लिया, किसी असाविक तत्व द्वारा छीन लिया गया है, तो जब वो थाने जाते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि आप गुमशुदगी की रिपोर्ट लगाइए, रिपोर्ट दर्ज करवाइए, एप्लीकेशन तक बदलवा दिया जाता है। मुझे ये पता, आपको जानकारी है कि और उसको हम कहते हैं कि हम सर्विलांस पे लगाएंगे, मिलेगा। मतलब जो, अगर मैं कानून की धारा की बात करूँ जिसमें 392 या 395 का इस्तेमाल होना चाहिए, उसको गुमशुदगी में दर्ज कर लेते हैं। और सेम चीज़ अगर मान देखिए, लीजिए, फिर मैं आपको हाँ यहाँ पे बोलूँगा। जी, पहली बात तो ऐसी चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं आई है। नहीं आया होगा। दूसरी बात है, हमारे पास एक और सुविधा उपलब्ध है, UP पुलिस ऐप, जी, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना, उसको अगर लग रहा है कि उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है, और डायरेक्टली सीधे उसी पोर्टल पे ही अपना FIR दर्ज कर सकते हैं। लेकिन सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जिला पूरा बहुत बड़ा है, आपने भी पूरा भ्रमण किया होगा ऐसे सिविल पुलिस। मैं पहले वो टेक्निकल पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति जो लगे, जिसको कभी भी लगे कि नहीं है, ऐसा नहीं कि इस सिस्टम्स में बाकी प्राविधान या प्रोविजंस नहीं है, वो प्रोविजंस है, वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हर किसी के मोबाइल में उपलब्ध है। एक छोटा सा ऐप है, आप डाउनलोड करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो बातें की, ऐप की बातें, ऑनलाइन की बातें, जो भी की, ये तो जो एजुकेटेड पर्सन है, एटलीस्ट 12+ तो होना ही चाहिए। ये काम तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो एक गरीब आदमी इस उम्मीद में आता है, अपना गेहूँ बेचकर, चावल बेचकर हम इसके साहब के पास जा रहे हैं, ऐसा अगर कोई भी आएंगे, उनको बढ़िया सुना जाएगा, देखा जाएगा। और दूसरी बात है, आपको शायद सुन के अच्छा लगेगा, एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है, इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। जी, जो यहाँ पे जो सर्विस सेंटर्स है, सिविल सर्विस सेंटर्स है, उसके माध्यम से किया जा रहा है, जिससे हमारे हर गांव के, हर सबसे दूर दराज एरियाओं में लोगों को डिजिटली शिक्षित करवाया जा रहा है, जिनके माध्यम से वो सिर्फ एक FIR की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी दूसरी जो एप्लीकेशन है, रिक्वायरमेंट है, सब वो आज के डेट में ऑनलाइन कर पा रहे हैं। अगर हम साथ ही साथ थोड़ा सा कोविड पीरियड को भी देख लें, आपको विश्वास होगा, सिर्फ 12वीं स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं उस समय पे ऑनलाइन क्लासेस किए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हो चुका है और लोग काफ़ी अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है आगे की फर्दर टेक्नोलॉजी डिस्पोजल और पेनिट्रेशन के साथ और एजुकेशन के साथ पुलिस भी बेहतरीन होगी, समाज व्यवस्था भी बेहतर होगा, और जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा रहेगा। तैयारी करते हैं, जो सपने देखते हैं, कुछ बच्चों के सपने टूट जाते हैं, कुछ तो आत्महत्या कर लेते हैं। अगर मतलब जितना मुझे याद है, मैं 3-4 बच्चों को तो ट्रेन की पटरियों से उठा कर लाया। और मेरा हर जो एक IPS अधिकारी होता है, मेरा उससे यही सवाल होता है कि भाई जो बच्चे फेल हो चुके हैं, उनको आप डिप्रेशन से कैसे बचाओगे कि आप उनके सुपीरियर है, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी हो सकता है आगे आइस बन जाए। लेकिन वो जब फेल होते हैं तो कोई आत्महत्या करने चल देता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई घर ही नहीं पहुँचता है, गायब हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहें? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे, और एक फैमिली से पूछूंगा, बस इसका उत्तर दीजिए। लेकिन बच्चों का, क्योंकि आप जो बोलते हैं, मैं ऐसे बच्चों को जो डिप्रेशन के शिकार रहते हैं, उनको मैं ये बयान में ज़रूर सुनाता हूँ।
सबसे पहले तो मैं भी एक बार यूपीएससी क्लियर नहीं किया, मैं भी 2-3 बार फेल हो गया। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें डिप्रेशन क्यों आ रही है। ये तय बात है, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में जहाँ पे लाखों की संख्या में लड़के एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से अभी की जो संख्या है मोटा मोटा 1000 के आसपास ही चयनित हो पाएंगे। तो अगर हमें मान के चले कि हम यही बनना ही तय है और कुछ बनना और कुछ हम नहीं बन पाएंगे जीवन में, तभी डिप्रेशन आएंगे। इसको सिर्फ एक और नौकरी के एग्ज़ाम की तरह लीजिए और अपने जो बाकी एवेन्यूज़ हैं करियर के, उनको लगातार एक्सप्लोर करते रहिए। डिप्रेशन होने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। इनफैक्ट अगर आप हमारे आज के डेट में इंडस्ट्रीज़ में देखें, बाकी जगह में देखें, ऐसे हज़ारों सर्विसेज हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो जिसमें बहुत अच्छा करियर कॉम्प्लेक्स में ग्रोथ है, जो आपको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और एज़ पर जॉब सेटिस्फेक्शन आपको दे पाएगा। और जहाँ तक मैं बोलूँगा दोबारा से कि एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम है, ये अगर क्लियर होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्लियर नहीं होता है तो इसका मतलब नहीं है कि हम जीवन में फेल हो गए हैं या हमारे जीवन में कहीं कमी है। नहीं, बहुतों का होता है, बहुतों का नहीं होता है। समटाइम्स इट्स अ गेम ऑफ लक एंड चांस। इसीलिए कभी उदास नहीं होना चाहिए, कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर यूपीएससी नहीं तो कुछ और करेंगे और बढ़िया करेंगे। एक आखिरी सवाल परिवार से। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है। जब कुछ परिवार में निजी होता है तो आईपीएस सोमेन वर्मा जी क्या वहाँ पर पहुँच पाते हैं मौके पर? आईपीएस सोमेन वर्मा की बात कर रहा हूँ, क्या वो पहुँच पाते हैं टाइम पर? मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही, बाकी आप बताएं। परिवार को कितना समय दे पाते हैं आप? जब से अपनी वर्दी पहनी है खास करके, उसके बाद से आप परिवार को कितना समय दे पाते हैं पहले की अपेक्षा? ऑब्वियस सी बात मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो पुलिस यूनिफॉर्म जो डॉन करते हैं, जो पहनते हैं, उनके लिए सर्विस मोटा मोटा 24 घंटा का ही हो जाता है। वो जैसे आईपीएस सुमेन वर्मा का है, उसी तरीके से डिप्टी एसपीज के हैं, एडिशनल एसपीज के हैं, उस तरीके से एसएचओस या एसओस के लिए भी है। इस कंडीशन में क्योंकि जिम्मेवारी लगातार रहती है तो परिवार को बहुत समय दे पाना संभव नहीं हो पाता है, जैसे और शायद किसी सर्विस में दे पाना संभव हो। जैसे इसके पहले मैं दूसरे गवर्नमेंट सर्विस में था, वहाँ पे वी हैड ए शेड्यूल्ड ऑफिस टाइम, समय शाम को 6 बजे बंद हो जाना, ऑफिस से वापस आना, तो एक साइजेबल अमाउंट ऑफ टाइम दिन का हम अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते थे। अब वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, ये भी है जब परिवार में क्रिटिकलिटी होती है, बहुत अर्जेंट कुछ मैटर होते हैं, तो अगर उस समय पे व्यवस्था सटीक रही, पीस रही अपने उसमें, तो ऑब्वियसली हमें अपने सीनियर्स जो हैं दे आर काइंड इनफ टू प्रोवाइड अस द रिक्विजिट लीव टू अटेंड टू आवर फैमिली रिक्वायरमेंट्स। वर्मा जी, खबर फॉर इंडिया को थोड़ा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो स्टेटमेंट दिया है, हो सकता है आम जनता आने वाले समय में उसको संबंधित जगह, संबंधित अधिकारियों के पास, संबंधित थाने में लेकर जाए कि साहब ने ऐसा कहा था, इसको सुना जाए। तो उस पर आप नाराज़ मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने जो भी पूछे हैं आम जन के सवाल पूछे हैं। हमारे यहाँ पर अगर कोई रिपोर्टर गलती करता है, हमारे यहाँ का रूल है फर्स्ट लॉज FIR, उसके बाद हम बात करेंगे। हम ऐसी पत्रकारिता करते हैं और शायद यही कारण है कि हम जो है कुछ लोगों के निशाने पर भी रहते हैं, तो उस पर हम नई टिप्पणी करेंगे और ना ही आपको कभी बताएंगे। ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और अगली बार हम फिर से आपसे किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए आएंगे। बहुत सारे टॉपिक के सवाल आएंगे जो भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, थैंक यू सो मच।